दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समन कल्चर पर। जैसा कि आप लोग यह अच्छे से जानते हैं कि इस चैनल पर आपको इंडियन हिस्ट्री की वो बातें बताई जाती हैं जिस पर आज तक ना के बराबर चर्चाएं हुई हैं या शायद हुई ही नहीं हैं। सो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग एक शानदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। हो सकता है आपको भी होती हो। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो समन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें जिससे इस समन कल्चर की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दूसरी बात, अगर आप हमारे परमानेंट साथी बनना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन जरूर करें। तीसरी बात दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद इसे लाइक शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें कि आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता किसकी थी? भारत के मूल निवासियों की या फिर विदेशी आर्यों की? हालांकि एक बात आपको क्लियर कर दूं कि यह जो आर्य शब्द है यह भी बौद्धों का ही है। दरअसल आज का आर्य शब्द संस्कृत का शब्द है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सम्यक काल यानी बौद्ध सभ्यता की पाली भाषा में इसे ही आर्यो कहा जाता था, जिसका अर्थ श्रेष्ठ, ज्ञानी, सम्यक होता है। अब यह आर्य कौन थे, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आई बटन में दिए गए इस लिंक पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। दरअसल साथियों आज का जो टॉपिक है वह यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसकी है, बौद्धों की या फिर विदेशी आर्यों की। इस बात की सही जानकारी के लिए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, हम तो बस सिंधु सभ्यता की खुदाई से मिले कुछ सांकेतिक चिन्हों की फैक्ट चेकिंग करेंगे और फिर आप लोग खुद तय कीजिएगा कि सिंधु सभ्यता किसकी थी। चलिए सबसे पहले आप मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो से मिले इस मूर्ति को देखिए। इस मूर्ति को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? अगर आप इस मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति का जो मस्तक है वह छोटा है और पीछे की तरफ ढलुआ है। इसका गर्दन कुछ ज़्यादा ही मोटा है और मुंह की जो गोलाई है वह भी बड़ी है। इसके होठ मोटे हैं, नाक थोड़ा चौड़ी और कुछ ऊपर की ओर उभरी हुई है। ये तो रहा इस मूर्ति का सच जो आपने समझ लिया। जबकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी नृविज्ञानियों ने बताया है कि आर्यों का मस्तक उभरा हुआ और लंबा होता है, उनकी गर्दन सुराहीनुमा तथा होठ पतले एवं उनकी नाक नुकीली और तीखी होती है। अब आप खुद सोचें कि क्या आर्यों के नाक नक्शे की बनावट इस मूर्ति से मिलती है? तो जवाब है नहीं। इसलिए नाक नक्शे का यह विरोधाभास साबित करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों की नहीं थी। दोस्तों यह तो रहा पहला कारण। अब बात करते हैं दूसरे कारण पर। तो आप एक बार फिर से इस मूर्ति को गौर से देखिए। इस मूर्ति ने जो वस्त्र धारण किया है उसकी दाहिनी भुजा खाली है, यानी उस पर वस्त्र नहीं चढ़ा है। और ऐसा आपने भगवान बुद्ध और उनके भिक्षुओं के शरीर पर देखा होगा कि जब बौद्ध भिक्षु चीवर यानी भगवा वस्त्र पहनते हैं तो अपनी दाहिनी भुजा को खाली रखते हैं। दोस्तों यह तो रहा पहला सांकेतिक चिन्ह। अब आइए बात करते हैं दूसरे सांकेतिक चिन्ह के बारे में। दोस्तों आप स्क्रीन पर इस सांकेतिक चिन्ह को देख सकते हैं, जिसको अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह एक स्वास्तिक का चिन्ह है जो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्तिक बौद्ध संस्कृति से ही संबंधित है और यह भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य यानी 4 आर्य सत्य का प्रतीक है, जो कि बुद्ध के धम्म का आधार है। और यही स्वास्तिक बुद्धिज्म में गति का प्रतीक भी माना गया है। इसका इस्तेमाल किसी अच्छे यानी मंगल कार्य में किया जाता है। यह आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरह से देखने को मिलता है। यही स्वास्तिक चिन्ह आप सारनाथ में धम्मेख स्तूप पर भी देख सकते हैं।
दोस्तों, सम्यक संस्कृति में जब भगवान बुद्ध की मूर्ति बनने की परंपरा नहीं थी तो उस समय बोध गया में पहली बार सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का पद निशान बनाया था, जिसे सिरिपाद कहा जाता था। आज वैसे अनेक सिरिपाद मिले हैं जिस पर स्वास्तिक, धम्मचक्र, त्रिरत्न का निशान देखने को मिलता है। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें स्वास्तिक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह स्वास्तिक सील सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला है, जो लगभग 4500 साल पुराना माना गया है, और यह स्वास्तिक सील आपको ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिल जाएगा। एक बात और, अक्सर आपने यही स्वास्तिक का निशान भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर भी देखा होगा। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं तीसरे सबूत की, जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता से मिला है, जिसको आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि पीपल के पत्ते जैसा कुछ दिख रहा है। दरअसल साथियों, यह चिन्ह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा नगरों की मुहरें, मिट्टी के बर्तनों पर ज़्यादातर पीपल की शाखाओं एवं पत्तों के चित्र मिलते हैं। एक काल्पनिक कहानी शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी कि पीपल के पेड़ में भूत बसते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता का सर्वाधिक पवित्र वृक्ष पीपल ही होता था, जो बौद्ध सभ्यता के समकालीन की सभ्यता थी। अब शायद आप लोगों के मन में एक सवाल आए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या बुद्ध थे? तो जवाब है बिल्कुल थे, क्योंकि जिस बुद्ध को हम लोग जानते हैं वो गौतम बुद्ध हैं, जो कि 28वें बुद्ध हुए हैं, जबकि गौतम बुद्ध से पहले भी 27 बुद्ध और हो चुके हैं, जिसमें 7 बुद्धों का नाम शिलापट पर धम्म लिपि में लिखा मिला है। अब इसके लिए अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो भरहुत स्तूप की पूरी वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब आइए टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, जिस पीपल के वृक्ष को सिंधु घाटी सभ्यता में इतना पवित्र माना जाता था, इसी पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक बात की जानकारी आपको और बता दूं कि जातक कथाओं की निदान कथा के अनुसार प्रत्येक बुद्धों की परंपरा में दीपंकर बुद्ध प्रथम प्रत्येक बुद्ध हुए हैं। यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं, और उन्हें ही प्रत्येक बुद्ध, जिन्हें पाली में पच्चेक बुद्ध कहा जाता है। कमाल की बात है कि दीपंकर बुद्ध को भी पीपल के पेड़ के नीचे ही बोधि प्राप्त हुई थी, जैसा कि 28वें बुद्ध गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब आप खुद सोचिए कि अगर पीपल के पेड़ में भूत प्रेत बसते तो हर जगह इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। जैसे बुद्ध के गांव का नाम पिपराहवा क्यों होता, और भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जिसे भारत रत्न कहा जाता है, वह भी पीपल के पत्ते के आकार में ही बनाया गया है। इतना ही नहीं, भारत के कुछ जगहों का नाम पिपरा, पिपरी, पिपरियां क्यों मिलता है। इसलिए साथियों, यह बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पीपल में भूत बसते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पीपल सम्यक काल यानी बौद्ध सभ्यता का एक पवित्र पेड़ है। अब आइए बात करते हैं चौथे सबूत के। दोस्तों, स्क्रीन पर सिंधु सभ्यता के इस सील को देख पा रहे होंगे, और इस सील पर आपको चक्के के रूप में बना हुआ निशान दिख रहा होगा, जिसे आपको क्लियर कर दूं कि यह धम्म चक्र है। इसके बारे में एक इतिहासकार स्वपन कुमार विश्वास ने बताया है कि धम्म चक्र की अवधारणा सिंधु घाटी में थी और वहीं से यह आगे बढ़ी है। एक चीज अगर आप गौर करें तो देखेंगे कि इस धम्म चक्र में 6 आरे हैं, जिसको आप गिनती कर सकते हैं। एक आरे का भी फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि गौतम बुद्ध के धम्म चक्र में 8 आरे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गौतम बुद्ध द्वारा धम्म चक्र में 2 आरों का जोड़ना ही प्रवर्तन है, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, और यही अरिय सच है, जिसे आप गलती से आर्य सत्य कह रहे हैं। इसलिए साथियों, एक बात की जानकारी और आपको बता दूं कि आज के बाद आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाइए कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में स्तूप नहीं मिला है,
बल्कि स्तूप की खुदाई में सिंधु सभ्यता मिली है। और यह बात तो आप जानते ही होंगे कि स्तूप सम्यक काल यानी बौद्ध सभ्यता की ही विरासत है। दूसरी, सिंधु घाटी की सभ्यता की विस्तार से खुदाई 1921 में शुरू हुई, जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक था और सिंधु घाटी की सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1100 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्रों में आता है। अब अगर आप सिंधु सभ्यता के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आई बटन में दिए गए इस लिंक पर जाकर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। बाकी का दोस्तों, इतने सारे सबूतों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक बौद्ध सभ्यता थी। क्या ख्याल है आपका? अपने विचार जरूर शेयर करें और अगर आप हमारे परमानेंट साथी बनना चाहते हैं तो हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।